हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एडवांटेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि जो इसमें हम लोग दवा को देंगे वो किसके थ्रू देंगे, रेक्टल के थ्रू देंगे। और साथ ही साथ इसके एडवांटेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे, इसके हानि के बारे में पढ़ेंगे, इसके फायदे के बारे में पढ़ेंगे और इसके नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज ए रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कौन कौन सी ऐसी दवाएं होती हैं जिसको रेक्टल रूट से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका एक लाइन में डिफिनेशन है, ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या तो ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें हम लोग दवा को रेक्टल रूट की सहायता से देते हैं, उसको रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और इसमें देने वाली दवाइयां कौन कौन सी हैं, एनिमा एंड सपोजिटरी, ये दोनों एक ऐसी दवा है जिसको हम लोग किसके माध्यम से देते हैं, रेक्टल के माध्यम से देते हैं और वह धीरे धीरे रेक्टल में एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं और धीरे धीरे वह अपना एक्शन देता रहता है। मैंने बोर्ड पे इसका डिफिनेशन भी लिखा है और कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसको हम लोग रेक्टल रूट से देते हैं उसके बारे में हमने लिखा है। तो एक बार हम लोग बोर्ड पे इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मैंने डिफिनेशन लिखा है, द मेथड ऑफ डिलीवरिंग ड्रग, ऐसा मेथड ड्रग डिलीवरिंग का, ड्रग को बॉडी में पहुंचाने का ऐसा मेथड जिसमें हम लोग किस रास्ते का यूज करते हैं, रेक्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेक्टम का। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उसमें कौन कौन सी दवाइयां हैं, सपोजिटरी एंड एनिमा। सपोजिटरी एंड एनिमा आर ड्रग, सपोजिटरी और एनिमा एक ऐसी दवाएं हैं जिसको हम लोग रेक्टल में प्लेस्ड कर देते हैं, रेक्टल में रख देते हैं, रेक्टल में एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर, फिंगर की सहायता भी से भी एडमिनिस्टर्ड करते हैं। और दवा को रेक्टल में एडमिनिस्टर्ड करने के लिए डिवाइस भी आता है, उस डिवाइस की सहायता से हम लोग रेक्टल में एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं और दवा रेक्टल में जाने के बाद धीरे धीरे डिजॉल्व होती है और अपना एक्शन दिखाती है। और आपके लिए सपोजिटरी और एनिमा एक नया वर्ड होगा, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो हम बता देते हैं कि सपोजिटरी क्या होती है। सपोजिटरी एक ऐसा ड्रग है या कह सकते हैं सपोजिटरी एक ऐसी डिवाइस है जिसको एक प्रॉपर शेप एंड साइज का बनाया जाता है। उसकी शेप एंड साइज इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किसके लिए बनाया जा रहा है। वह सपोजिटरी वेजाइना के लिए बनाया जा रहा है, वह सपोजिटरी नेजल के लिए बनाया जा रहा है, वह सपोजिटरी रेक्टल के लिए बनाया जा रहा है। जो सपोजिटरी ड्रग होती है, जो सपोजिटरी डिवाइस होता है, उसको वहां पे इंसर्ट करते हैं जहां पे थोड़ा स्पेस हो, जहां पे एक खोखला स्पेस होता है, होल होता है, एक कैविटी होती है, वहां पे उसको इंसर्ट करते हैं। क्योंकि जो ये सपोजिटरी होता है उसको इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए होता है, तो जहां पे होल होता है, जहां पे जगह होता है वहीं पे इंसर्ट करते हैं। जैसे रेक्टल हो गया, रेक्टल में हमारा एक छिद्र होता है, उसमें हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। सेम उसी प्रकार वेजाइनल सपोजिटरी में, वेजाइना में भी एक होल होता है, एक कैविटी होता है, उसी कैविटी में हम लोग जो सपोजिटरी वेजाइनल सपोजिटरी होता है उसको इंसर्ट करके छोड़ देते हैं। वह सपोजिटरी लिपोफिलिक होती है। जो हमारी सपोजिटरी होती है उसको लिपिड के नेचर का बनाया जाता है ताकि धीरे धीरे वह डिजॉल्व होता रहे, डिजॉल्व होकर धीरे धीरे म्यूकस के थ्रू हमारे एब्जॉर्ब होके अपना एक्शन दिखा सके। तो सपोजिटरी के बारे में मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि सपोजिटरी का अलग शेप एंड साइज होता है। देखिए यहाँ पे दिखाए, रेड मार्क से दिखाए हैं। यहाँ पे मैं 3 फिगर बनाया हूँ, तीनों सपोजिटरी का अलग अलग शेप एंड साइज है। ये शेप एंड साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि सपोजिटरी को कहाँ पे इंसर्ट करना है। अलग अलग सपोजिटरी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी, नेजल सपोजिटरी, ईयर कोन। अब अगर रेक्टल सपोजिटरी के लिए बनाया जाएगा, ड्रग कोई बनाई जाएगी, कोई सपोजिटरी बनाया जाएगा रेक्टल के लिए, तो उसके शेप एंड साइज अलग होंगे। वेजाइनल सपोजिटरी बनाई जाएंगी तो उसके शेप एंड साइज अलग होंगे।
अगर नेजल सपोजिटरी बनाई जाएगी, आप लोग नाक में भी देख सकते हैं कि हमारे एक छिद्र है जिसमें हम लोग सपोजिटरी को इंसर्ट करके छोड़ देते हैं और वह धीरे धीरे डिजॉल्व होके एब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना एक्शन देता रहता है। तो ये सारे सपोजिटरी को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारा एक वर्ड और है एनिमा। एनिमा क्या होता है? एनिमा एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग रेक्टम में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब आपके दिमाग में होगा सर रेक्टम में एडमिनिस्ट्रेट क्यों करते हैं एनिमा को? तो आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे जो हमारा एनिमा होता है उसको रेक्टल में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ताकि हमारी जो ये रेक्टल है वो वॉश हो जाए। ये बोवेल मूवमेंट को बढ़ा देता है। जो हमारा एनिमा है वो बोवेल मूवमेंट को बढ़ा देता है जिससे हमारे स्टमक को साफ करने में या तो इंटेस्टाइन को साफ करने में हेल्प करता है। ये इसको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में भी दिया जाता है ताकि जो हमारा स्टूल है वो आसानी से साफ होकर हमारे बॉडी से बाहर हो जाए। ये हमारा हो गया एनिमा। तो एनिमा और सपोजिटरी दो ऐसे ड्रग हैं जिसको हम लोग रेक्टल के थ्रू दिया जाता है, और सपोजिटरी जो है वो अलग अलग के थ्रू भी दिया जाता है, वेजाइनल के थ्रू भी दिया जाता है, नेजल के थ्रू भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि मरीज की कंडीशन कैसी है और किस टाइप की सपोजिटरी की उसको जरूरत है। तो इतना पढ़ने के बाद इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। हर ड्रग के, हर एक रूट के कुछ न कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ कुछ फायदे होते हैं और कुछ कुछ नुकसान होते हैं। इसके हम एडवांटेज के बारे में जानते हैं और डिसएडवांटेज के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है यूजफुल इन एडल्ट एंड चिल्ड्रेन। जो ये सपोजिटरी है ये एडल्ट में भी यूज कर सकते हैं हम लोग और चिल्ड्रेन में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये रेक्टल सपोजिटरी है। केवल हमको रेक्टल में एडमिनिस्ट्रेट करके छोड़ देना है और धीरे धीरे वह डिजॉल्व होती रहेगी, अपना एक्शन देती रहेगी। इसका सबसे पहला यूज क्या है? या एडल्ट में भी यूज किया जाता है और चिल्ड्रेन में भी यूज कर सकते हैं। ये इसका पहला एडवांटेज है, फायदा है। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है? लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट। जब हम लोग सपोजिटरी को, रेक्टल सपोजिटरी को हम अपने रेक्टल रूट में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं तो वह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहां पे होता है? लीवर में होता है। अगर हम लोग रेक्टल में डाल देते हैं सपोजिटरी को या ड्रग को तो वह फिर लीवर में नहीं जाता है। अगर जाता भी है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, वेरी लिटिल अमाउंट में जाता है, या तो नहीं ही जाता है, वह लीवर में नहीं जाता है। दैट मीन्स वह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करता, उसको बाईपास कर देता है। इसलिए हमको उसका इफेक्ट और उसकी बायो अवेलेबिलिटी अधिक से अधिक मिलती है। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट में लिखा है लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट। नो फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करता है। इससे हमको बेटर से बेटर इफेक्ट भी मिलता है। इसका दूसरा फायदा ये हो गया हमारा। तीसरा हमारा क्या हो गया? यूज्ड इन वोमिटिंग एंड इन अनकॉन्शियस स्टेट। यूज्ड इन वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस स्टेट का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होती है, कुछ दवाइयां खाने से हमको वोमिटिंग होने लगता है, पेट में इरिटेशन होने लगता है, जिसको हम लोग ओरली नहीं दे सकते हैं। तो उसको हमारा अगला ऑप्शन बनता है कि उसको रेक्टल के थ्रू दे दिया जाता है ताकि उसको वोमिटिंग ना हो। और कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेहोशी की अवस्था में होते हैं, उनको भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो रेक्टल के थ्रू दिया जाता है। उसको रेक्टल के थ्रू देना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर वो अनकॉन्शियस में है, बेहोशी की अवस्था में है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ माउथ देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको कोई भी चीज होश में नहीं रहता है। वह पानी भी नहीं पी पाएगा उसको निगलने के लिए, क्योंकि दवा को निगलने के लिए ओरल डोजेज फॉर्म में हमको ड्रिंक लेना पड़ता है। ड्रिंक में वाटर के थ्रू लेना पड़ता है या तो मिल्क के थ्रू लेना पड़ता है। लेकिन अगर वह पेशेंट अनकॉन्शियस में है तो वह पानी को निगल नहीं पाएगा, निगलने में उसको परेशानी होगी। इसलिए ओरल ना देके हम उसको बहुत सारी दवाइयों को विद द हेल्प ऑफ रेक्टल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एडवांटेज में आ जाता है। अगला हमारा है हाई कंसंट्रेशन इज रैपिडली अचीव्ड। जब हम लोग रेक्टल में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करके छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में हाई कंसंट्रेशन पहुंचता है। ड्रग का ब्लड में जब हाई कंसंट्रेशन पहुंचता है, अधिक से अधिक मात्रा जब हमारे ब्लड में पहुंचता है, हमको इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर जितना कम पहुंचेगा ड्रग हमारे ब्लड में, उतना
लो इफेक्ट मिलेगा हमको, उतना कम इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ड्रग हाई कंसंट्रेशन में हमारे ब्लड में पहुंचता है तो हमको अच्छा इफेक्ट मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी हमारे एडवांटेज में आ जाता है रेक्टल रूट के। अगला हमारा रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी। सबसे अच्छी बात है कि अगर हम लोग रेक्टल रूट से किसी ड्रग को देते हैं तो हमको बार बार दवा को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार एडमिनिस्ट्रेट करके छोड़ दिए तो वह लंबे समय तक अपना इफेक्ट देता रहता है, हमको बार बार दवाइयों को नहीं लेना पड़ता है। जबकि ओरल डोजेज फॉर्म में देखते हैं तो बहुत सारी दवाइयां 3 टाइम लेना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम। कुछ दवाइयां 2 टाइम लेना पड़ता है, कभी कभी कुछ दवाइयां 4 टाइम भी लेना पड़ता है। लेकिन हमारे रेक्टल रूट में ऐसा कोई नहीं है। एक बार एडमिनिस्ट्रेट करके हम लोग छोड़ दिए तो धीरे धीरे डिजॉल्व होके एक प्रॉपर कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में पहुंचता रहेगा और एक लंबे समय तक इफेक्ट दिखाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी रिड्यूस डोज फ्रीक्वेंसी भी एक एडवांटेज की कैटेगरी में हमारा आ जाता है। इसी के बाद जिसका एडवांटेज होता है उसका कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इनकन्वीनियंट। पेशेंट क्या है, जब पेशेंट को हम लोग कोई सपोजिटरी उसके रेक्टल में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं तो वह इनकन्वीनियंट फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको बार बार बहुत अजीब सा लगेगा, वह अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही है। दूसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन इज स्लो। एब्जॉर्प्शन इस ड्रग का, इस रूट से ड्रग का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है। जिस ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है उसका एक्शन भी लंबे समय तक चलता है। लेकिन क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। एब्जॉर्प्शन जब स्लो होगा तो हमारे ब्लड में ड्रग की मात्रा भी स्लो स्लो पहुंचेगी और ड्रग की मात्रा जब स्लो पहुंचेगी तो हमको इफेक्ट भी स्लो मिलेगा। इसलिए इमरजेंसी केस में कभी भी हम लोग सपोजिटरी का यूज नहीं करते हैं। इमरजेंसी केस में जो ड्रग तुरंत एक्शन देती है, तत्काल एक्शन देती है, उसको हम लोग यूज करते हैं। जो लास्ट हमारा है, इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन ऑकर। इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन ऑकर। इस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जब रेक्टल में ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगता है, बहुत ज्यादा ड्रग की वजह से इरिटेशन भी होने लगता है, वहां पे स्वेलिंग भी आ जाती है और रेडनेस भी हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक कमियां है हमारे इस रूट की, ये डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो आशा करते हैं आपको रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाले हमारे अगले लेक्चर में अगले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।